हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का शिवम क्लासेस में। आज हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे कि कार्य किसे कहते हैं, कार्य की परिभाषा क्या होती है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसकी यूनिट क्या होती है, इन सभी चीज़ों को, उसके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, अगर क्वेश्चंस दे रखे हो तो उनको सॉल्व कैसे करते हैं फॉर्मूला लगाकर, इन सभी को हम यहाँ पर इस एक मात्र वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहे हमारे शिवम क्लासेस में। अगर आप अपनी क्लास के नोट्स चाहते हैं वो भी बिल्कुल फ्री में, प्रीवियस ईयर के पेपर, मॉडल पेपर, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, बुक्स, सब कुछ मिलेगा फ्री में। शिवम क्लासेस ऐप अभी डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर पर जाकर। तो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि कार्य की परिभाषा क्या होती है। हम अगर कार्य को परिभाषित करना हो तो हम किस प्रकार से परिभाषित करेंगे। तो किसी भी वस्तु पर किया गया जो कार्य होता है, किसी भी वस्तु पर कार्य जो होता है, किसी भी वस्तु पर वो उस पर लगाए गए बल और उस बल के कारण उत्पन्न हुए विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। जैसे मान लेते हैं ये कोई वस्तु है, ये कोई क्या है, वस्तु है, इस पर हम लगा रहे हैं इस तरफ बल, ऐसे इस प्रकार से उस पर बल लगा रहे हैं। इस बल लगाने की वजह से ये जो वस्तु है ये खिसक कर कहां पर आ जाती है, यहां पर। ये वही वस्तु है, ठीक है। अब यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी होती है, यानी कि जो विस्थापन होता है, उसको हम लिख लेते हैं S, और मान लेते हैं कि हम इस पर लगा रहे हैं F बल। तो जो कार्य होगा वो कितना होगा, F यानी कि लगाए गए बल और ये जो उसके कारण जो विस्थापन उत्पन्न हुआ है, जो दूरी उत्पन्न हुई है, यानी कि कितनी दूर तक इस बल के कारण ये वस्तु खिसक गई, वो होती है S। तो इन दोनों का जो गुणनफल होता है वही क्या होता है, इस वस्तु पर किया गया कार्य। तो देखिए हमने परिभाषा में क्या लिख रखा है, किसी पिंड या वस्तु पर किया गया कार्य उस पर लगाए गए बल के परिमाण व बल की दिशा में उसके द्वारा तय की गई दूरी। हम बल इस प्रकार से लगा रहे हैं तो दूरी भी उसी दिशा में होगी, तो उसी दिशा में तय की गई दूरी के गुणनफल के बराबर होगा। यानी कि कार्य बराबर क्या होगा, बल गुणा विस्थापन। और हमने बल को किससे प्रदर्शित किया है, F से, और जो विस्थापन है वो क्या है, S। जहां F और S क्या है, F है बल और S है विस्थापन। अब बात आती है कि कार्य का मात्रक क्या होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए यहां पर दो चीजें हैं, दो चीजें क्या है, कार्य जो है वो क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। ये हमेशा आप याद रखेंगे। अब बल को क्या लिखते हैं, न्यूटन, इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और गुणा विस्थापन क्या होता है, मीटर। तो एक तो कार्य का जो मात्रक है वो क्या हो गया, न्यूटन गुणा मीटर, एक तो हो गया ये, और इसके अलावा क्या हो गया, जूल। कार्य को जूल में भी मापा जाता है। तो हमने क्या लिख रखा है वो देखिए, जो बल होता है उसको न्यूटन में मापा जाता है, विस्थापन को मीटर में मापा जाता है, इसलिए कार्य का ऐसा ही मात्रक न्यूटन, मीटर या फिर जूल। और जो कार्य होता है वो एक प्रकार की ऊर्जा होती है, और ऊर्जा का मात्रक भी जो है वो क्या होता है, जूल होता है। फिर बात आती है कार्य जो होता है वो एक अदिश राशि होता है। कार्य जो है वो क्या है, एक प्रकार की अदिश राशि। अब बात करते हैं अदिश राशि क्या होती है। अदिश राशि यानी कि वे राशियां जिनके अंदर परिमाण तो होता है लेकिन दिशा नहीं होती, दिशा नहीं होती। यानी कि कितना कार्य किया गया है ये तो फिक्स है, ये तो है हमारे पास, लेकिन किस दिशा में किया गया ये हमें नहीं पता। तो ये क्या हो गई, एक अदिश राशि हो गई। तो हमने क्या लिखा हुआ है वो देखिए, कार्य एक अदिश राशि है। कार्य की परिभाषा से कार्य बल एक सदिश राशि है और विस्थापन एक सदिश राशि है, इनका गुणनफल, जबकि कार्य एक अदिश राशि है। यानी कि बल
और जो हमने यहाँ पे विस्थापन लिया है दोनों ही सदिश राशियां हैं, लेकिन जो कार्य है इनका जो गुणनफल है वो एक अदिश राशि है। ये आप ध्यान रखेंगे। कार्य में परिमाण होता है, परिणाम होता है, लेकिन उसकी दिशा नहीं होती है। यह ऊर्जा के समान है, यानी कि ऊर्जा जो होती है वो भी एक अदिश राशि होती है। ये भी आप याद रखेंगे। उदाहरण देखिए, एक व्यक्ति 100 न्यूटन बल लगाकर एक पत्थर को 3 मीटर तक विस्थापित कर देता है, तो इसके द्वारा किया गया कार्य बताइए। एक व्यक्ति एक पत्थर पे 100 न्यूटन का बल लगाता है और उसकी वजह से वो 3 मीटर खिसक जाता है वो पत्थर, तो उसके द्वारा कार्य कितना किया गया वो हमें ज्ञात करना है। तो देखिए, हमने अभी पढ़ा कि कार्य क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। अब बल कितना है 100 न्यूटन और विस्थापन कितना है 3 मीटर, तो इनका अगर गुणा करेंगे तो कितना हो गया 300 जूल, या जूल में भी प्रदर्शित कर सकते हैं या न्यूटन मीटर, इसमें भी इसको प्रदर्शित किया जा सकता है। तो देखिए, अगर इस प्रकार से दिया गया हो, बल दिया गया हो और विस्थापन दिया गया हो, तो दोनों का मल्टीप्लाई कर देना। क्यों? क्योंकि जो F इंटू एस जो होता है वो क्या होता है, कार्य होता है। यह हमने अभी पढ़ा। तो देखिए हमने किस प्रकार से सोल्व कर रखा है। बल है 100 न्यूटन, विस्थापन है 3 मीटर और कार्य का फॉर्मूला होता है F इंटू एस, यानी कि 100 गुणा 3 300। एग्जाम्पल 2, एक लड़का एक टेबल को 20 न्यूटन बल लगाकर उसे हिला भी नहीं पाता है और थक जाता है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य। ये कोई लड़का है, ये किसी टेबल पर, ये टेबल है, ये टेबल है, इस पर बल लगाता है 20 न्यूटन, लेकिन ये इसको खिसका ही नहीं पाता है। यानी कि कार्य का फॉर्मूला क्या हो गया, बल गुणा विस्थापन। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, जल्दबाजी नहीं है अपने को। बल कितना है 20 न्यूटन और विस्थापन कितना है, विस्थापन तो हुआ ही नहीं, यानी कि विस्थापन कितना हो गया 0, तो उसके द्वारा कार्य भी कितना हो गया 0, यानी कि उसके द्वारा कोई कार्य किया ही नहीं गया। समझ रहे हो? देखिए 20 न्यूटन बल लगाया, विस्थापन कितना हुआ 0, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो कार्य कितना आ गया 0 जूल। यहां किया गया कार्य 0 है, इसलिए यह कार्य नहीं माना जाएगा, यह कार्य माना ही नहीं जाएगा। आप कितना भी बल लगा लीजिए, अगर वस्तु के अंदर विस्थापन नहीं हो रहा है तो उसके द्वारा किया गया कार्य 0 होगा। अब देखिए, ये वाला इंटरेस्टिंग है थोड़ा सा। मान लीजिए कि आपने एक भारी बोझ को बल लगाकर उठाया और अपने सिर पर रखा, बोझ में विस्थापन हुआ, यहां तक कार्य हुआ, परंतु यदि इसी बोझ को सिर पर रखकर बहुत समय तक खड़े रहे तो आपके द्वारा बल तो लग रहा है, उसके विपरीत गुरुत्व बल भी कार्य कर रहा है, परंतु वस्तु में विस्थापन नहीं हो रहा है। इसलिए इस स्थिति के अंदर यहां पर कोई भी कार्य नहीं किया जाएगा। अगर कोई भी आप वजन अपने सर पर रखकर घूम रहे हो चारों तरफ, तो आप उठाने में तो कार्य कर रहे हैं क्योंकि वो नीचे से ऊपर विस्थापन उत्पन्न हुआ, लेकिन आप अगर उसको सर पर रखकर घूम रहे हैं, उस स्थिति के अंदर आपके द्वारा किया गया कार्य 0 होगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर आप विस्थापन नहीं कर रहे हैं, केवल उस पर वो सर पे रखा है और अंत तक सर पर ही रखा रहेगा। हाँ, अगर उसको आप विस्थापित कर देते हैं ऐसे इस प्रकार से, तो आपके द्वारा किया गया कार्य होगा। तो देखिए, कार्य करने के लिए क्या क्या जरूरी होता है। एक तो उस पर बल लगना चाहिए और दूसरा उस पर विस्थापन भी उत्पन्न होना चाहिए। अगर दोनों में से एक भी चीज 0 हुई तो जो कार्य होगा वो 0 हो जाएगा। तो ये दोनों चीजें होना जरूरी है। यदि वस्तु पर लगने वाला बल 0 है तो वस्तु का विस्थापन 0 है, अथवा दोनों 0 है तो किया गया कार्य भी 0 होगा। अतः कार्य संपन्न होने के लिए दोनों भौतिक जो राशियां हैं उनमें से किसी का भी परिणाम जो होता है वो 0 नहीं होना चाहिए। अब मान लेते हैं कि जो बल है वो एक डायरेक्शन में लग रहा है, लेकिन उसके अंदर जो विस्थापन है वो दूसरी दिशा के अंदर हो रहा है। कैसे? वो देखिए, जैसे मान लेते हैं
कि ये कोई वस्तु है, आप इस पर बल लगा रहे हैं इस दिशा में, लेकिन इसके अंदर जो विस्थापन है वो हो रहा है इस दिशा के अंदर, ये हो रहा है विस्थापन। तो आप अगर इसको ड्रॉ करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से होगा, इस प्रकार से बल तो लग रहा है ये और विस्थापन हो रहा है ये। तो यहां पर एक थीटा कोण आ जाता है। उस स्थिति के अंदर आप कितना कार्य कर रहे हैं वो कितना होगा, F गुणा S, और ये जो थीटा है ये होगा cos थीटा। समझ रहे हो? अगर बल लगा रहे हैं इस दिशा में और विस्थापन हो रहा है इस दिशा में, यानी कि बल और विस्थापन के मध्य कोई कोण आ रहा है, तो किया गया कार्य दोनों के गुणनफल और cos थीटा के बराबर होगा। थीटा का मान यहां से निकाल लेंगे। देखिए हमने क्या लिखा हुआ है, W इंटू एफ इंटू एस और cos थीटा। यहां पे थीटा लिख लेना। F क्या है, बल, और S क्या है, विस्थापन, और थीटा क्या है, बल और विस्थापन के मध्य कोण कितना है वो। अगर मान लेते हैं कि इनके मध्य कोण 0 है, यानी कि जिस दिशा के अंदर बल है उसी दिशा के अंदर क्या है, विस्थापन है, तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, और cos थीटा 0 मतलब 1, यानी कि वर्ग कितना हो जाएगा, F इंटू एस। यही तो हमने शुरू में पढ़ा था। उस स्थिति में हम क्या मान रहे हैं, cos थीटा जो है, थीटा इज इक्वल टू क्या मान रहे हैं, 0 डिग्री। फिर नेक्स्ट मान रहे हैं एक 180 डिग्री। तो इस स्थिति के अंदर क्या हो गया, कार्य धनात्मक हो गया, और अगर 180 डिग्री है तो माइनस में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि cos 180 का मान कितना होता है, cos 180 डिग्री का मान होता है -1। ठीक है। और अगर 90 डिग्री है, यानी कि बल इस दिशा में लग रहा है और विस्थापन इस दिशा में हो रहा है, तो उस स्थिति के अंदर कार्य शून्य होगा। क्यों? क्योंकि यहां पे क्या है, cos थीटा है ना, तो थीटा अगर 90 रखेंगे 90 डिग्री तो इसका मान हो जाएगा 0, cos थीटा का मान हो जाएगा 0, तो वर्ग कितना हो जाएगा, वो भी हो जाएगा 0। कार्य ऋणात्मक कब होगा, जब 180 डिग्री एंगल हो, उस दिशा के अंदर कार्य ऋणात्मक हो जाएगा। और धनात्मक कब होगा, जब बल वस्तु की दिशा के अंदर लगता है, विस्थापन जिस दिशा के अंदर बल लगा रहे हैं उसी दिशा के अंदर अगर विस्थापन हो रहा है, उस स्थिति के अंदर कार्य होगा धनात्मक। अगर हम वस्तु को पृथ्वी से ऊपर की तरफ उठाते हैं तो गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की तरफ काम करता है, तो हम ऊपर उठा रहे हैं, वो नीचे उठा रहा है, तो हमारे बल की दिशा के अंदर वो ऋणात्मक हो गया, यानी कि वो नीचे की तरफ खींच रहा है, हमारे विपरीत खींच रहा है। तो हम उस स्थिति के अंदर, देखिए हमने क्या लिखा है नोट्स के अंदर, जब हम किसी वस्तु को ऊपर उठाते हैं तो हमारे द्वारा वस्तु पर लगाया गया बल धनात्मक होता है, जबकि उस दौरान एक बल, गुरुत्व बल काम करता है जो उसको नीचे की तरफ खींचता है, ये इसका मान होता है ऋणात्मक। जैसे मान लेते हैं कि हम किसी वस्तु को 20 न्यूटन से उठा रहे हैं और गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है उसको 10 न्यूटन, तो जो परिणामी बल होगा वो कितना होगा, 20 माइनस 10, यानी कि 10 न्यूटन। एक कूली एक 25 किलोग्राम का बोझ 2 मीटर ऊपर उठाता है, अपने सर पर रखता है, तो उस बोझे पर उसके द्वारा किया गया कार्य, देखिए जो अब ये ऊपर की तरफ उठा रहा है, किसी भी वस्तु को ऊपर की तरफ जब उठाएंगे, किसी भी वस्तु को जब ऊपर की तरफ उठाएंगे तो इसके नीचे की तरफ क्या काम करेगा, गुरुत्वीय बल, और वो F कितना होता है, mg। m क्या है, वस्तु का द्रव्यमान, और g क्या है, गुरुत्वीय त्वरण। इसका मान कितना होता है,
F इज इक्वल टू mg, किसका? गुरुत्वीय बल का मान। तो हम यहाँ पे सोल्व कर रहे हैं इसको। बोझ का द्रव्यमान कितना है? 25 किलोग्राम, विस्थापन कितना हो रहा है? 2 मीटर। तो सबसे पहले तो वस्तु पर जो बल लग रहा है वो कितना हो गया? mg, यानी कि 25 गुणा 10 यानी कि 250 न्यूटन। ये हमने यहाँ पे 10 क्यों लिया? क्योंकि जो F होता है वो होता है mg, अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया ना, F इज इक्वल टू mg। तो गुरुत्वाकर्षण बल कितना हो गया? 25 गुणा 10 यानी कि 250 न्यूटन। ये तो लग रहा है नीचे की तरफ, ये तो लग रहा है नीचे की तरफ। अब वस्तु पर किया गया कार्य कितना होता है? बल गुणा विस्थापन। बल हमारे पास कितना? F कितना आ गया? 250। और विस्थापन कितना है? 3 मीटर ही है ना, 2 मीटर। ये हो गया 2 मीटर, तो ये कितना हो गया? 500 जूल। ये कितना, ये क्या आ गया हमारे पास? कार्य आ गया। अब 1 जूल कार्य की अगर हमें परिभाषा देनी हो तो हम किस प्रकार से देंगे? तो 1 जूल जो कार्य होता है, इन दोनों के अंदर वर्क जो होता है, हम क्या पढ़ चुके हैं? बल गुणा विस्थापन S। तो अगर हम इसको 1 कर दें और इसको भी 1 कर दें, दोनों का मल्टीप्लाई क्या आएगा? 1 न्यूटन बल लगाने पर अगर 1 मीटर विस्थापन उत्पन्न होता है तो किया गया जो कार्य होता है वो होता है 1 जूल। दोबारा समझिए, 1 वर्क, हम 1 न्यूटन बल लगा रहे हैं, उसके कारण 1 मीटर विस्थापन उत्पन्न हो रहा है, तो 1 जूल कार्य होगा। 1 न्यूटन बल लगाने पर अगर 1 मीटर विस्थापन उत्पन्न होता है तो किया गया कार्य 1 जूल के बराबर होता है। यही हमने लिखा हुआ है। किसी वस्तु पर 1 न्यूटन बल लगाकर उसे बल की दिशा में 1 मीटर विस्थापित किया जाता है तो वो जो किया गया कार्य है वो 1 जूल के बराबर होगा। तो यहाँ पर जो कार्य है वो समाप्त होता है। हमने उसकी डेफिनेशन देख ली, यूनिट देख ली, उसके एग्जाम्पल्स देख लिए, बहुत सारी चीज़ें देख ली, क्वेश्चन आंसर देख लिए। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए जो कंप्लीट आपको स्टडी प्रोवाइड करवाएंगे, उसके लिए हमारी ऐप शिवम क्लासेस प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ पर सब कुछ आपको फ्री में अवेलेबल होगा। ओके गाइस, थैंक यू सो मच। हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का शिवम क्लासेस यूट्यूब चैनल में। आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं ऊर्जा किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या होती है, सूत्र क्या होता है, उदाहरण क्या होते हैं, जो अगर क्वेश्चन दे रखा हो तो उसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसकी यूनिट क्या होती है, यानी कि उसका मात्रक क्या होता है। इन सभी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे बिल्कुल डिटेल के अंदर और बिल्कुल ईजी शब्दों के अंदर आपको समझाएंगे कि एग्जाम में आप इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे। तो बने रहे हमारे साथ। देखिए, हमने हमारे नोट्स में इसकी परिभाषा क्या लिख रखी है वो देखिए। हमें कोई भी कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। बिना ऊर्जा के आप कोई भी कार्य नहीं कर सकते। जैसे सूर्य जो होता है वो भी तो कार्य करता है, हमारे को इतनी ऊर्जा देता है। अगर हम इस प्रकृति के अंदर सबसे ज़्यादा अगर हम किसी चीज़ से ऊर्जा ले सकते हैं तो वो है सूर्य। सूर्य ऊर्जा का बहुत बड़ा भंडार है। जो ऊर्जा होती है हमें कहां कहां से प्राप्त हो सकती है, उदाहरण देखिए, परमाणुओं से जो नाभिक होता है वहां से प्राप्त हो सकती है, पृथ्वी के आंतरिक भागों से, ज्वार भाटों से। फिर बात करते हैं कि इसकी अगर परिभाषा लिखनी हो तो हम कैसे लिखेंगे। तो देखिए, किसी भी कार्य करने के लिए, किसी भी कार्य करने की जो क्षमता होती है, किसी भी वस्तु पर अगर हम कार्य कर रहे हैं तो उसकी जो क्षमता होती है उसको ही हम क्या बोलते हैं, ऊर्जा बोलते हैं। तो अगर हम इसकी परिभाषा देंगे तो क्या देंगे, ऊर्जा की परिभाषा क्या देंगे,
ऊर्जा को परिभाषित करें किसी कार्य को करने की क्षमता, उसको हम क्या बोलेंगे? ऊर्जा। किसी भी कार्य को करने की जो क्षमता होती है उसको बोलेंगे ऊर्जा। जो वस्तु कार्य करती है तो उसमें ऊर्जा की हानि होती है, और जिस वस्तु पर कार्य किया जाता है उससे में ऊर्जा की वृद्धि होती है। अगर कोई व्यक्ति है, ठीक है, किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है, ये क्या है? वस्तु, तो इसकी जो ऊर्जा है वो तो होगी कम समय के साथ, लेकिन वस्तु की जो ऊर्जा है वो होगी ज्यादा। जब यानी कि जो कार्य करता है उसकी तो ऊर्जा समय के साथ होती है कम, क्यों? क्योंकि वो कार्य कर रहा है, लेकिन जो वस्तु होती है, जिस वस्तु पर कार्य किया जा रहा है, उसकी ऊर्जा समय के साथ बढ़ती है। क्यों? क्योंकि जो ऊर्जा होती है वो ना, ऊर्जा संरक्षण का जो नियम होता है उसको फॉलो करता है। यानी कि ऊर्जा जो होता है उसको ना तो उत्पन्न किया जाता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, उसको एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ट्रांसफर किया जाता है। तो अगर इसकी ऊर्जा कम हो रही है तो इसका मतलब यह है कि वो ऊर्जा किसी और चीज में ट्रांसफर हो रही है। कौन सी चीज में? जिस पर ये काम कर रहा है, जिस पर ये कार्य कर रहा है। तो इसलिए ये जो व्यक्ति है वो काम कर रहा है तो इसकी ऊर्जा समय के साथ कम होगी, लेकिन ये ऊर्जा जाएगी कहाँ? ये इसमें ट्रांसफर हो जाएगी, स्थानांतरित हो जाएगी। तो इसलिए बोलते हैं कि जो वस्तु कार्य करती है उसकी ऊर्जा कम होती है, और जिस वस्तु पर कार्य किया जाता है उसकी ऊर्जा बढ़ती है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, इसको लोग समझ ही नहीं पाते क्या होती है। हमारे दैनिक जीवन में बहुत सी वस्तुएं कार्य करती रहती हैं जिनमें ऊर्जा संचित रहती है। इसी संचित ऊर्जा का उपयोग कर वस्तुएं कार्य करती हैं। कुछ वस्तुओं का उदाहरण जिनमें कार्य करने की क्षमता होती है, जैसे कोई तेज वेग से कोई क्रिकेटर है जो गेंद को फेंकता है। अब उसकी वजह से जो गेंद है वो जो विकेट होते हैं उनको टकराती है। अब जैसे आपको अच्छे से समझाते हैं, जैसे ये कोई बॉल है, ये विकेट है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब ये इससे टकराती है तो ये दूर जाकर कैसे गिर जाते हैं, क्योंकि अब इसके अंदर थी ऊर्जा, इसके अंदर कोई ऊर्जा नहीं थी, तभी तो वो आराम से वहां पे पड़ा हुआ था। लेकिन जैसे ही ये इससे टकराया तो इस विकेट ने इससे ले ली ऊर्जा। इसकी ऊर्जा तो हो गई कम, जो बहुत ही तेजी से जा रहा था वो अब हो गया टकराने के बाद स्लो, उसकी स्पीड हो गई कम। क्यों? क्योंकि जो इसकी ऊर्जा थी वो ट्रांसफर हो गई विकेट में। अब इसके पास आ गई ऊर्जा और उस ऊर्जा की वजह से ये दूर जाकर गिर जाता है। अगर वो बॉल इसको बिना टच करे सीधे निकलती तो उसकी स्पीड में उसकी जो स्पीड है वो थोड़ी कम होती, लेकिन अगर इससे वो टकरा गया तो इसकी ऊर्जा इसमें ट्रांसफर हो जाएगी, जिसकी वजह से ये गतिशील हो जाएगा और दूर जाकर गिर जाएगा। तो यही हमने यहाँ पे समझाने का कोशिश किया। ये बहुत ही जो कॉन्सेप्चुअल चीज है इसको आपको समझना पड़ेगा कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। जैसे हथौड़ा है, इस प्रकार से हम हथौड़ा किसी कील को मार रहे हैं तो कील जो है वो अंदर धंस जाती है। क्यों धंस जाती है? क्योंकि जो हथौड़ा है उसके पास है एनर्जी, जिसकी वजह से वो इतनी दूर से आ रहा है, और जैसे ही वो इसको टकराया तो वो जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है, वो कील में ट्रांसफर हो गई और उसमें गति आ गई और वो अंदर की तरफ गति कर गया, जिसके कारण वो अंदर की तरफ चला गया। इसी प्रकार से चाबी जो भरी जाती है जिन खिलौनों के अंदर, हम उसको चाबी भरते हैं, जोर लगाकर उसको चाबी भरते हैं और फिर छोड़ देते हैं। उसके अंदर ऊर्जा जो हमने यहाँ से जो ऊर्जा लगाई, हमारी ऊर्जा उस चाबी के अंदर ट्रांसफर हो गई, उसकी वजह से हमने उसमें चाबी भर दी। फिर जैसे उसको हम छोड़ते हैं तो वो जो एनर्जी है वो उसके जो टायर होते हैं उसके अंदर ट्रांसफर हो जाती है और उसके टायर गतिशील हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जो ऊर्जा होती है वो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ट्रांसफर हो जाती है।
जहाँ पे देखिए एक वस्तु से दूसरी वस्तु में जो ऊर्जा होती है वो ट्रांसफर हो जाती है, जिसकी वजह से उसके अंदर क्या हो जाते हैं, गतिशील हो जाता है। ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। क्यों? क्योंकि ये भी तो एक प्रकार का कार्य ही होता है, इसलिए कार्य और ऊर्जा दोनों का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। इसलिए ऊर्जा का मात्रक जूल है, जो कार्य का मात्रक है, दोनों का मात्रक क्या हो गया, सेम हो गया। और ऊर्जा का जो बड़ा मात्रक होता है वो होता है किलो जूल। जूल बहुत ही छोटा मात्रक हो जाता है, इसलिए हम अधिकांश जो चीजें होती हैं वो किलो जूल के अंदर प्रदर्शित करते हैं। जैसे हमारे जो मीटर होते हैं उसके अंदर भी किलो जूल। अब ऊर्जा की प्रकार की बात करें तो एक होती है स्थितिज ऊर्जा। कोई भी वस्तु ऐसे पड़ी हुई है, मान लेते हैं कि ये कोई वस्तु है इस प्रकार से पड़े, तो इसके अंदर है स्थितिज ऊर्जा। और अगर ये ऐसे गति करती है तो इस टाइम इसके अंदर आ गई गतिशील ऊर्जा यानी गतिज ऊर्जा। और जो गतिमान वस्तु होती है उसके अंदर होती है, यानी कि जो गति कर सकती है उसके अंदर क्या होती है, गतिज ऊर्जा होती है। ऊष्मीय ऊर्जा, कोई भी वस्तु को जब ऊष्मा दी जाती है उसकी वजह से अगर उसके अंदर कार्य करने की क्षमता आ जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, ऊष्मीय ऊर्जा। ऊष्मा ऊर्जा का एक अन्य रूप है जिसमें एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होने की क्षमता होती है। यह वस्तु के कणों के बीच में गतिज ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। रासायनिक ऊर्जा, सेल होते हैं, आपने सेल देखे होंगे, बैटरी, उसके अंदर क्या होता है, जो रसायन होते हैं वो दूसरी एनर्जी के अंदर, दूसरी ऊर्जा के अंदर बदलते हैं, जिसकी वजह से जो जिसके अंदर वो सेल लगाते हैं वो उसको ऊर्जा देता है। सेल के अंदर कोई एनर्जी बन रही है, जैसे सेल है ये, इसके अंदर क्या है, रसायन है। रसायन से क्या बनी, ऊर्जा बनी। ये इस ऊर्जा को उस उपकरण को ट्रांसफर कर देगा और जिसकी वजह से जो उपकरण है वो चलने लगेगा। ये पूरा कॉन्सेप्ट होता है। सेल के अंदर क्या है, रसायन है। रसायन किस में परिवर्तित हुआ, ऊर्जा में। ऊर्जा उस उपकरण को मिली और वो उपकरण चलने लग जाएगा। तो यहाँ पे जो रसायन है उससे जो एनर्जी बनी, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रासायनिक ऊर्जा। कुछ रसायनों में ऊर्जा उत्पन्न करने की क्षमता होती है, रासायनिक प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा कहते हैं, तो हम उसको क्या बोलेंगे, रासायनिक ऊर्जा। इसी प्रकार से विद्युत ऊर्जा, जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी होती है उसके अंदर भी तो कार्य करने की क्षमता होती है, तभी तो किसी भी चीज को अगर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे तो वो कार्य करना शुरू कर देता है, तो उसको बोलते हैं विद्युत ऊर्जा। विद्युत में कार्य करने की अद्भुत क्षमता होती है, इस विद्युत से उत्पन्न ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा कहते हैं। प्रकाश ऊर्जा, सोलर पैनल आपने देखे होंगे। सोलर पैनल किससे चलते हैं, प्रकाश से चलते हैं। जब प्रकाश उनको मिलता है तो वो एनर्जी जनरेट करते हैं और वो एनर्जी हमारे को लाइट वगैरह चलाने के लिए काम में आते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, प्रकाश ऊर्जा। ऊर्जा के किसी स्रोत से जब ऊर्जा का उपभोग प्रकाश प्राप्त करने के लिए किया जाता है तो उसे प्रकाश ऊर्जा कहते हैं। नाभिकीय ऊर्जा, जो एटॉमिक जो एनर्जी होती है उसको हम बोलते हैं नाभिकीय ऊर्जा। जो एटम बम वगैरह बनते हैं उसके अंदर जो उसको अच्छे काम के लिए अगर बना दें तो वो ऐसी एनर्जी बन जाती है जो बहुत ही ज्यादा मात्रा के अंदर काम में आती है। ध्वनि ऊर्जा, ध्वनि में कंपन उत्पन्न होता है और उस कंपन के कारण अगर वो कंपन किसी वस्तु में ट्रांसफर कर दिया जाए तो उसमें भी कार्य किया जा सकता है। ध्वनि किसी वस्तु के कंपन से उत्पन्न होता है जिसमें कार्य करने की क्षमता होती है, अतः इसे ध्वनि ऊर्जा के रूप में भी मापा जाता है। वाइब्रेशन के कारण ही तो ध्वनि उत्पन्न होती है, तो वो भी तो कार्य हो गया। अब ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या होता है, ऊर्जा संरक्षण का नियम होता है ऊर्जा संरक्षण का नियम। देखिए जो ऊर्जा होती है उसको नष्ट नहीं किया जा सकता और ना ही उसको बनाया जा सकता नया। ऊर्जा जो होती है वो तो ना तो कोई नई बना सकता है, मैं ऐसे कोई कॉन्सेप्ट लगाऊं जिससे मैंने बोला कि मैंने ये ऊर्जा बना दी, आप ऊर्जा बना नहीं सकते। ऊर्जा जो होती है वो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ट्रांसफर होती है। अगर जैसे कोई जो व्यक्ति है उसके अंदर ऊर्जा है, उस ऊर्जा की वजह से वो किसी चीज को
धकेलता है तो उसके अंदर गति हो जाती है, यानी कि उसके अंदर भी ऊर्जा आ जाती है। तो मैंने अपनी ऊर्जा को कम करके उस वस्तु को धक्का दिया है। अगर आप धक्का देते जाएंगे तो थक तो जाते हैं ना। थक क्यों जाते हैं? क्योंकि आपकी जो ऊर्जा है वो पूर्ण रूप से उस वस्तु के अंदर ट्रांसफर हो गई। जैसे आप किसी गाड़ी को धक्का देते हैं तो जब शुरू में देते हैं तो आप थोड़ा देते जाएंगे, लेकिन लगातार अगर देते जाएंगे तो कुछ देर के बाद आप थक जाएंगे। लेकिन जो गाड़ी है वो गतिशील अवस्था के अंदर आ जाती है, यानी कि आपकी जो ऊर्जा है वो गाड़ी के अंदर ट्रांसफर हो गई। तो यहाँ पे ना तो ऊर्जा बनी और ना नष्ट हुई, केवल हमारे से उस गाड़ी के अंदर ट्रांसफर हुई है। यानी कि ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु के अंदर ट्रांसफर किया जा सकता है। यही क्या होता है? ऊर्जा संरक्षण का नियम। यही हमने लिखा हुआ है। ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार ऊर्जा न तो सर्जन किया जा सकता है यानी कि बनाया जा सकता है, और न ही विनाश किया जा सकता है यानी कि नष्ट किया जा सकता है। केवल एक रूप से दूसरे रूप के अंदर बदला जा सकता है। अगर कोई एक रूप है उसको दूसरे रूप में बदल सकते हैं। जैसे लाइट है, सोलर पैनल के अंदर गई और उसके अंदर फिर उसने इलेक्ट्रिसिटी बना ली। तो केवल एक रूप से दूसरे रूप के अंदर बदल सकते हैं, लेकिन उसको ना तो नष्ट कर सकते हैं और ना ही बना सकते हैं। ऊर्जा संरक्षण के नियम के लिए उदाहरण, मान लीजिए कि हम एक m द्रव्यमान की वस्तु को h मीटर की ऊंचाई तक उठाते हैं तो वस्तु में स्थितिज ऊर्जा संचित होती है। जब वस्तु को गिराया जाता है तो ऊंचाई कम होने के साथ साथ वस्तु की स्थितिज ऊर्जा कम होती चली जाएगी और गतिज ऊर्जा बढ़ती चली जाएगी। जब वस्तु धरती पर पहुंचती है तो वस्तु की स्थितिज ऊर्जा शून्य हो जाती है, परंतु गतिज ऊर्जा जो सबसे ऊंचाई पर जितनी स्थितिज ऊर्जा थी उसके परिमाण के बराबर हो जाती है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप समझ लीजिए। बहुत ही अच्छी चीज़ है, इसको समझना ज़रूरी है। मान लेते हैं कि ये कोई ऊंचाई है h, यहां पर कोई ये वस्तु है, ये कोई वस्तु है, ठीक है, ये कोई वस्तु है। यहां से हम इसको गिरा रहे हैं। इस स्थिति के अंदर ये बिल्कुल शून्य अवस्था के अंदर है, यानी कि बिल्कुल रखी हुई है। उस स्थिति के अंदर जो स्थितिज ऊर्जा है वो तो होगी सर्वाधिक। अब क्योंकि ये गति नहीं कर रही इसलिए जो गतिज ऊर्जा है वो होगी 0। यहां पे मान लेते हैं कि इसकी जो स्थितिज ऊर्जा है वो है x। अब जैसे ही इसको गिराएंगे तो जो इसकी स्थितिज ऊर्जा है वो तो होती जाएगी कम, और वो स्थितिज ऊर्जा किस में बदल जाएगी? गतिज ऊर्जा में। क्यों? क्योंकि अब वस्तु ने गति करना शुरू कर दिया है, तो जो स्थितिज ऊर्जा है वो गतिज ऊर्जा में बदलती जाएगी। जो 0 से इसका मान 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से हो जाएगा, और अगर x का मान 10 है तो ये 9, 8, 7 इस प्रकार से कम होता जाएगा। यहां पर क्या होगा? जब वस्तु बिल्कुल जमीन को टच, मान लेते हैं कि टच कर चुकी है या फिर करने वाली है, उस स्थिति के अंदर क्या होगा? जो गतिज ऊर्जा है उसका मान तो हो जाएगा 10। जो पहले किसका मान था? स्थितिज ऊर्जा का मान। अब स्थितिज ऊर्जा का मान कितना हो जाएगा? 0। अगर ये यहाँ पर टच हो गई उस स्थिति के अंदर गतिज ऊर्जा तो हो गई 10, यानी कि जो पहले स्थितिज ऊर्जा थी उसका मान अब गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो गया, और अब स्थितिज ऊर्जा कितनी है? 0। क्यों? क्योंकि अब वस्तु की जो पूर्ण रूप से गतिज ऊर्जा के अंदर बदल गई। अब ये क्या है? ये भी तो ऊर्जा संरक्षण का नियम है। कैसे? ये जितनी ऊर्जा थी वो गतिज ऊर्जा के अंदर बदली है, 10 थी वो आगे भी 10 ही रहेगी। ना तो ये 11 हो सकती है और ना ही ये 9 हो सकती है। अगर ये 9 होगी तो इसका मतलब एक जो है वो स्थितिज ऊर्जा के अंदर है। ऐसा नहीं हो सकता स्थितिज ऊर्जा 0 और गतिज ऊर्जा 9। इसका टोटल जो मान है वो 10 होगा, यानी कि जो पहले स्थितिज ऊर्जा थी वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो गई, लेकिन ना तो नष्ट हुई और ना ही नई बनी। तो वो देखिए, हम आगे देख लेते हैं। यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है? किसी वस्तु के स्थितिज ऊर्जा व गतिज ऊर्जा का जो योग होता है इसको बोलते हैं यांत्रिक ऊर्जा। शक्ति एवं ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा क्या हो गई? यांत्रिक ऊर्जा हो गई स्थितिज ऊर्जा
स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा, इन दोनों का जो योग होगा वो क्या होगा, यांत्रिक ऊर्जा। तो आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। जो हमने शुरू किया था कि ऊर्जा किसे कहते हैं, परिभाषा क्या होती है, ये सब। इसके अलावा अगर आपको हमारे कंप्लीट नोट्स चाहिए वो भी बिल्कुल फ्री के अंदर, तो आप अभी हमारी ऐप डाउनलोड कर लीजिए शिवम क्लासेस। वहाँ पर पूरे कंप्लीट नोट्स फ्री में अवेलेबल हैं, बुक्स हैं, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस है, प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, मॉडल पेपर है, सब कुछ मिलेगा आपको फ्री के अंदर। अभी प्ले स्टोर से शिवम क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ओके गाइस, थैंक यू सो मच। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। अब हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे कि कार्य, ऊर्जा और शक्ति, ये हम तीनों टॉपिक डिटेल के अंदर समझ चुके हैं। इनके उदाहरण भी देख लिए हैं, इनका फॉर्मूला भी देख लिए हैं। अब इनके जो बुक के पीछे जो क्वेश्चंस दे रखे हैं, यानी कि एनसीईआरटी सॉल्यूशंस जो हैं, वो हम सॉल्व कराने जा रहे हैं कि आप जो क्वेश्चंस दे रखे हैं उसको किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि किसी वस्तु पर 7 न्यूटन का बल लगता है। मान लीजिए बल की दिशा में विस्थापन 8 मीटर है, जो कि इस फोटो में दिखाया गया है। मान लीजिए वस्तु के विस्थापन के समय लगातार वस्तु पर बल लगता रहता है। इस स्थिति में किया गया कार्य क्या होता है? देखिए, कार्य जो होता है, कार्य जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? बल गुणा विस्थापन। ये हमने पढ़ा। अब यहां पे बल कितना लग रहा है? बल लग रहा है 7 न्यूटन का और 8 मीटर तक उसको विस्थापित कर रहा है। 7 न्यूटन का बल लग रहा है और 8 मीटर तक विस्थापित हो रहा है। तो यानी कि ये कितना हो गया? 56। तो देखिए, वस्तु पर लगने वाला बल 7 न्यूटन, बल की दिशा में विस्थापन 8 मीटर। फॉर्मूला क्या है? बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन। यानी कि जैसे इस प्रकार से अगर बल लग रहा है तो इस दिशा के अंदर वस्तु कितना विस्थापित हुई है, कितना दूर गई है, वो विस्थापन जो होता है, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास जो कितना कार्य किया गया है उस बल के द्वारा वो आ जाएगा। तो कार्य बराबर बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन, यानी कि 7 गुणा 8 इज इक्वल टू 56 जूल। तो इस स्थिति के अंदर जो किया गया कार्य कितना होगा? 56 जूल। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। हम कब कहते हैं कि कार्य किया गया है? देखिए, कार्य अगर किया गया है उसके लिए 2 कंडीशन होती हैं। अगर कार्य किया गया है तो उसके अंदर 2 कंडीशन होती हैं। एक तो उस पर बल लगना चाहिए और उस बल के कारण विस्थापन होना चाहिए। अगर ये 2 कंडीशन है तो हम बोलेंगे कि कार्य किया गया है। बल लगना चाहिए और उस बल के कारण विस्थापन होना चाहिए। अगर मैं ये पेन है, इसको इस प्रकार से चाहे से 7 जन्म तक लेकर घूमता रहूं, घूमूं नहीं, ऐसे के ऐसे, फिर मैं बोलूंगा कि मेरे द्वारा कार्य कितना किया गया है? 0। क्यों? क्योंकि इसके अंदर विस्थापन नहीं हुआ। अगर मैं इसको इस प्रकार से अंगुली से विस्थापित कर देता हूं, थोड़ा सा भी, यहां से लेके यहां तक अगर मैंने इसको विस्थापित कर दिया तो मेरे द्वारा कार्य किया गया है। यहां से लेके यहां तक कितनी दूरी और मैंने कितना बल लगाया, उनको अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा? हमारे पास कार्य आ जाएगा कि मैंने कितना कार्य किया। तो एक तो बल लगना जरूरी है और इस वस्तु का विस्थापित होना जरूरी है। अगर मैं मेरे सर पर गट्टर लेकर इस प्रकार से खड़ा रहता हूं, पूरे दिन खड़ा रहता हूं, तो भी मेरे द्वारा किया गया कार्य 0 होगा। क्यों? क्योंकि जो मैं गट्टर लेकर खड़ा हुआ हूं उसके अंदर विस्थापन नहीं हो रहा। हाँ, अगर मैं उसको नीचे से उठाकर अपने सर पर रखता हूं तो क्योंकि नीचे से लेकर ऊपर तक विस्थापन उत्पन्न हुआ है तो वहां पर मैंने कार्य किया है। लेकिन अगर मैं सर पर लेकर उसको खड़ा रहता हूं तो उस स्थिति के अंदर जो मेरे द्वारा किया गया कार्य 0 होगा, क्योंकि उसके अंदर विस्थापन उत्पन्न नहीं हो रहा है। तो कार्य करने के लिए 2 चीजें जरूरी है, एक तो बल और उस बल के कारण विस्थापन होना जरूरी है। तो हमने क्या, जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो उस वस्तु विस्थापित हो जाती है तो कहा जाता है कि कार्य किया गया है। अगर विस्थापित नहीं होती है तो हम बोलेंगे कार्य नहीं किया गया है या फिर किए गए कार्य का मान 0 है।
देखिए, जब किसी वस्तु पर लगने वाला बल इसके विस्थापन की दिशा में हो तो किए गए कार्य का व्यंजक लिखिए। अभी तो बात किए थे कि कार्य इज इक्वल टू बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन होता है, यानी कि W इज इक्वल टू एफ इंटू एस। एफ क्या है? फोर्स, और एस क्या है? उसका विस्थापन, यानी कितनी दूरी तक वो वस्तु विस्थापित हुई है। तीसरा प्रश्न, 1 जूल कार्य को परिभाषित कीजिए। 1 जूल कार्य कितना होता है उसको हम परिभाषित करेंगे। कार्य क्या होता है? अगर हम इसका मान भी 1 ले लें और इसका मान भी 1 ले लें, यानी कि इसका मात्रा क्या होता है? बल का न्यूटन, और इसका क्या होता है? मीटर। विस्थापन का क्या होता है? मीटर। यानी कि 1 न्यूटन बल लगाने पर अगर वस्तु 1 मीटर विस्थापित हो जाती है तो किया गया जो कार्य है वो 1 जूल के बराबर होगा। यही तो हमें करना है, 1 जूल को परिभाषित करना है। तो 1 न्यूटन बल लगाने पर अगर वस्तु 1 मीटर विस्थापित हो जाती है तो किया गया कार्य 1 जूल के बराबर होता है। एक जूल किसी वस्तु पर किए गए कार्य की वह मात्रा जब 1 न्यूटन का बल वस्तु को बल की क्रिया रेखा के अंदर 1 मीटर विस्थापित कर देता है। यानी कि मैं इस प्रकार से बल लगा रहा हूं तो विस्थापन उसी रेखा के अंदर होना चाहिए, यानी कि उसी दिशा के अंदर होना चाहिए। तो 1 मीटर अगर विस्थापित हो रही है 1 न्यूटन बल लगने से तो किया गया कार्य 1 जूल के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैलों की एक जोड़ी खेत जोतते समय किसी हल पर 140 न्यूटन बल लगाती है। जोता गया खेत 15 मीटर लंबा है। खेत की लंबाई को जोतने में कितना कार्य होगा? दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और कुछ नहीं करना, बस 140 गुणा 15 यानी कि 2100 जूल। अभी बात की है ना कि कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणा विस्थापन। तो ये बल गुणा विस्थापन कर दिए, ये बल, ये गुणा, ये विस्थापन हो गया। 2100 जूल बैलों द्वारा किया गया कार्य होगा। एक किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होती है? ये दूसरा ये प्रश्न जो 169 पेज पर आपको दे रखे हैं वो वाले हैं। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होती है? अगर कोई वस्तु गतिशील होती है तो उस अवस्था के अंदर उसके अंदर जो संचित जो ऊर्जा होती है उसको बोलते हैं गतिज ऊर्जा। अगर कोई वस्तु स्थिर अवस्था के अंदर होती है और उस स्थिति के अंदर जो उसके अंदर जो ऊर्जा संचित रहती है उसको बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। यहाँ पे पूछा गया है कि गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं। तो देखिए, किसी वस्तु में उसकी गति के कारण संचित ऊर्जा को उसकी गतिज ऊर्जा कहते हैं। वस्तु की गतिज ऊर्जा उसके द्रव्यमान तथा गति पर निर्भर करता है, यानी कि उसका जो द्रव्यमान है उसका भार कितना है, एक तो इस पर निर्भर करेगा, एक वो वस्तु कितनी गति से गतिशील है। इन दोनों चीजों पर किसी भी वस्तु की गतिज ऊर्जा का मान निर्भर करता है। यहां पे देख लीजिए, इसका फॉर्मूला आ गया। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक लिखिए, यानी कि फॉर्मूला क्या होगा? हाफ mv स्क्वायर। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv स्क्वायर। याद रखिए आप इसको। जो गतिज ऊर्जा होती है इसका फॉर्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर। हमने अभी बात की ना कि किसी भी वस्तु की गतिज जो ऊर्जा होती है ये एक तो इसके द्रव्यमान पर, ये क्या है? द्रव्यमान, और एक इसके वेग, ये v क्या है? वेग है। इन दोनों चीजों पर निर्भर करती है और इसका फॉर्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर। ठीक है, तो हमने फॉर्मूला लिख दिया हाफ mv स्क्वायर। m क्या है? द्रव्यमान, और v क्या है? वस्तु का वेग। 5 मीटर प्रति सेकंड या 5 ms-1 के वेग से गतिशील किसी m द्रव्यमान की वस्तु की गतिज ऊर्जा 25 जूल है। यदि उसके वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? यदि उसके वेग को 3 गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? काफी अच्छा प्रश्न है। अभी हमने बात की थी, क्या बात की थी? कि गतिज जो ऊर्जा होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv स्क्वायर। ये होता है इसका फॉर्मूला। अब हमारे को दे क्या रखा है?
इसकी गतिज ऊर्जा दे रखी है, कितनी दे रखी है, 25 दे रखी है भाई साहब, कि 25 उसकी गतिज ऊर्जा है, और द्रव्यमान हमारे को दिया हुआ नहीं है, लेकिन हमारे को वेग दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड। तो इसको फॉर्मूले में रखेंगे, ये स्क्वायर हो गया, ठीक है, ये इधर जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 50 गुणा m ये हो जाएगा 50 इज इक्वल टू m 25, ठीक है। तो m का मान क्या आ जाएगा, 2, यानी कि उसका जो वस्तु का द्रव्यमान है वो कितना है, वो है 2 किलोग्राम। यहाँ पे आ गया 2 किलोग्राम, कैसे आया अभी बता दिए ना, कि v कितना दे रखा है, 5 मीटर पर सेकेंड। उसका जो काइनेटिक एनर्जी है, यानी कि उसकी गतिज ऊर्जा है, वो हमारे को 25 दे रखा है। फॉर्मूला हमने देख लिया कि k इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, m ज्ञात करना है, v स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर, और ये है 25, ये इधर गया तो ये हो गया 50, और इसमें जो 5 का स्क्वायर होगा वो होगा 25, उसमें भाग दिया तो 2 आ जाएगा। तो m का मान कितना हो गया, 2 किलो। अब आगे बात कर रहा है कि इसके वेग को 2 गुना कर देंगे। अब दूसरी जो पहली स्थिति हमारे को 25 दे रखा था, अब हमारे को पूछ रहा है कि अगर उसके वेग को 2 गुना कर दें, यानी कि पहले 5 मीटर पर सेकंड के वेग से उस गतिशील था, अब अगर उसको 10 मीटर पर सेकंड कर दें तो क्या होगा। उस स्थिति के अंदर m कितना है, 2, हमने ज्ञात कर लिया ना 2 किलोग्राम। अब यहां पे इसके वेग को 2 गुना कर दिया, यानी कि 10 मीटर पर सेकंड कर दिया। ये इससे कैंसिल हो गया, ये हो गया 100, यानी कि इसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो गई, 100। ये देखिए हाफ एम वी स्क्वायर, एम कितना दे रखा है 2, और इसका जो वेग है वो 2 गुना कर दिया, यानी कि 10 कर दिया, 10 का स्क्वायर हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया 100 जूल। यहाँ पे ये इससे कैंसिल हो गया और ये 100 जूल आ गए। अब दूसरी कंडीशन देखिए कि अगर इसकी वेग को 3 गुना कर दे, पहले 5 था फिर 10 किया, अब 15 कर रहे हैं, उस स्थिति के अंदर क्या होगा, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ m कितना है 2 हमने ज्ञात किया, और अब इसके वेग को कर रहे हैं 15 का स्क्वायर, ये इससे कैंसिल हो गया। अब 15 का स्क्वायर यानी कि 225 जूल, 225 जूल। हाफ एम बी स्क्वायर, एम 2 है, वी 3 गुना कर दिया यानी कि 15 कर दिया, 15 का स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हो गया, और 15 का स्क्वायर 225। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति क्या है। इकाई समय में किया गया कार्य जो होता है, या फिर जो कार्य करने की दर जो होती है, उसको ही हम क्या बोलते हैं, शक्ति। अभी हमने पढ़ा था कि शक्ति जो होती है उसका फॉर्मूला होता है कार्य भाग समय। अगर हम इसको इकाई कर दें, यानी कि इसका मान 1 कर दें, तो इकाई समय में किया गया, अगर इसको 1 कर देंगे तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, शक्ति इज इक्वल टू कार्य, क्योंकि समय का मान तो हमने 1 कर दिया, तो शक्ति ही कार्य है, कार्य ही शक्ति है। तो अगर इकाई समय के अंदर किया गया जो कार्य है वही क्या होगा, शक्ति। यही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रति इकाई समय में किया गया कार्य या फिर कार्य करने की जो दर होती है वही क्या होती है, शक्ति होती है। कार्य भाग 2, कार्य भाग समय, और W/T, W क्या है, वर्क, T समय। शक्ति की ऐसा इकाई वाट होती है। 1 वाट शक्ति को परिभाषित कीजिए, 1 वाट शक्ति को परिभाषित कीजिए, यहां से कर देते हैं। शक्ति हमने क्या लिखा, शक्ति का फॉर्मूला क्या लिखा, कार्य भाग समय। अगर इसको 1 कर दें और इसको भी 1 कर दें तो शक्ति का मान कितना आ जाएगा, 1। यही तो हमें ज्ञात करना है, यानी कि 1 सेकंड के अंदर 1 जूल अगर कार्य किया जाता है तो उसका मान कितना होगा, 1 शक्ति के बराबर होगा। नहीं समझे, अगर इसको 1 कर देंगे तो ये 1 ही तो आएगा, 1/1। तो इसको 1 कर दिए, इसको 1 कर दिए, यानी कि 1 सेकंड के अंदर 1 जूल अगर कार्य किया जाता है
तो इसका मान 1 शक्ति के बराबर होगा। यही तो पूछा गया है। 1 वाट, वाट क्या है? शक्ति तो है। इसको परिभाषित कीजिए तो 1 वाट उस अभिकर्ता या एजेंट की शक्ति है जो 1 सेकंड में 1 जूल कार्य करती है, यानी कि 1 सेकंड के अंदर 1 जूल कार्य किया जाता है, तो 1 वाट शक्ति कहलाती है। दूसरे शब्दों में, यदि ऊर्जा के उपयोग की दर 1 जूल पर सेकंड हो तो शक्ति 1 वाट होगी। 1 जूल पर सेकंड, तो 1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक लैंप 1000 जूल विद्युत ऊर्जा 10 में व्यय करता है, इसकी शक्ति क्या होगी? यहां पे 10 सेकंड है, 10 सेकंड, ठीक है। तो शक्ति बराबर क्या होगी? व्यय की गई ऊर्जा यानी कि कार्य और लिया गया समय। तो व्यय कितना कर रहा है? 1000 व्यय कर रहा है और कितने में? 10 सेकंड में व्यय कर रहा है। इससे ये कैंसिल हो गया, 1000 कर रहा है, इससे कैंसिल हो गया, बचा कितना? 100। तो ये आ गया 100 जूल पर सेकंड। और जूल पर सेकंड को हम क्या लिखते हैं? वाट भी लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, औसत शक्ति को परिभाषित कीजिए। ऊर्जा आपूर्ति को कुल लिए गए समय में विभाजित करने पर औसत ऊर्जा प्राप्त होती है। यदि कोई एजेंट टी समय में W यूनिट कार्य करता है तब औसत शक्ति P कहलाता है। अगर इसका मान भी औसत में लिया जाए और इसका मान भी औसत में लिया जाए, जैसे कार्य जो है वो 4 लोग कर रहे हैं, ये कोई व्यक्ति 1 है, ये B है, ये C है। ये कुछ समय लेगा और कुछ कार्य करेगा, ये कुछ समय लेगा कुछ कार्य करेगा, ये कुछ। अगर इनका फिर औसत निकालेंगे तो टोटल कितना समय हुआ वो, टोटल कितना कार्य हुआ वो। फिर ऐसे अगर कैलकुलेट करेंगे तो जो हमारे पास शक्ति आएगी वो कैसी आएगी? औसत शक्ति आएगी। यानी कि फॉर्मूला तो वही होगा, कार्य भाग समय, फॉर्मूला तो वही रहेगा, लेकिन इनका जो मान है वो औसत के अंदर प्रदर्शित किया जाएगा। बस यही करना है। निम्न क्रियाकलाप को ध्यान से देखिए। अपनी कार्य शब्द की व्याख्या के आधार पर तर्क दीजिए कि कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा है। सुमा एक तालाब में तैर रही है। सुमा जो है वो एक तालाब में तैर रही है। एक गधे ने अपनी पीठ पर बोझा उठा रखा है। एक पवन चक्की यानी कि विंड जो मिल होती है वो कुएं से पानी उठा रही है। एक हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण हो रहा है। एक इंजन ट्रेन को खींच रहा है। अनाज के दाने सूर्य की धूप में सूख रहे हैं। एक पाल नाव पवन ऊर्जा के कारण गतिशील है। तो पहली स्थिति के अंदर अगर कोई व्यक्ति जो है वो तैर रहा है, अब तैर रहा है तो वो पीछे की तरफ अपने पैरों से पानी को धकेलेगा, जिसकी वजह से वो आगे की ओर विस्थापित होगा। तो यहाँ पे कार्य तो हो रहा है, क्यों? क्योंकि वो विस्थापित हो रहा है, लेकिन वो जो बल लगा रहा है वो पीछे की तरफ लगा रहा है, वो पानी को पीछे की तरफ धकेल रहा है, इसलिए वो खुद आगे की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे कार्य तो होगा लेकिन वो ऋणात्मक होगा। क्यों? क्योंकि उसमें बल की दिशा और विस्थापन की दिशा अपोजिट है। तो हमने नोट्स में क्या लिखा? हाँ, तैरते समय कार्य हो रहा है, यहाँ पर किया गया कार्य ऋणात्मक है क्योंकि सुमा पानी को पीछे धकेल रही है तथा उसकी प्रतिक्रिया से वह आगे बढ़ रही। इस प्रकार बल तथा विस्थापन विपरीत दिशा में है। दूसरी स्थिति के अंदर कोई गधा है, वो अपनी पीठ पर बोझ उठा रखा है। इस स्थिति के अंदर कोई भी कार्य नहीं किया गया है। क्यों? क्योंकि जो उसका जो बोझ है वो वहीं की वहीं होगा, उसके अंदर किसी भी प्रकार का विस्थापन उत्पन्न नहीं हो रहा है। तो वहां पर किया गया कार्य जो होगा वो 0 होगा। क्यों? क्योंकि जो कार्य होता है वो बल और उसके कारण जो विस्थापन उत्पन्न होता है उसका गुणनफल होता है। तो यहां पर किया गया कार्य क्या होगा? 0 होगा, या फिर उसके द्वारा कोई भी कार्य नहीं किया जाएगा। हाँ, तीसरी स्थिति क्या है कि पवन चक्की जो है वो पानी को ऊपर उठा रही है। तीसरा क्वेश्चन क्या था? सी क्या था अपने पास?
एक पवन चक्की कुएं से पानी उठा रही, इस स्थिति के अंदर भी क्या होगा, कार्य तो हो रहा है। इस स्थिति के अंदर बल भी ऊपर की तरफ लग रहा है और पानी भी ऊपर की तरफ विस्थापित हो रहा है, तो कार्य तो होगा। डी स्थिति क्या है, हरे पौधे अगर प्रकाश संश्लेषण कर रहे हैं तो उसके अंदर किसी भी प्रकार का कार्य नहीं हो रहा है, क्योंकि उसके अंदर कोई भी बल नहीं लग रहा, और अगर बल लग भी रहा है तो उसके कारण कोई भी विस्थापन उत्पन्न नहीं हो रहा है। तीसरा, इंजन जो है ट्रेन को खींच रहा है, इस स्थिति के अंदर कार्य होगा, क्योंकि उसके अंदर वो बल लगा रहा है और बल की दिशा के अंदर उसकी जो इंजन है उसके अंदर विस्थापन होगा। अनाज के दाने धूप के अंदर सूख रहे हैं, इसमें कोई कार्य नहीं होगा। पाल